पार्ट 2 में आप सबों का अभिनंदन है। अब यहाँ से होगा लुसेंट का सुफा साफ। अभी पार्ट 1 था एकदम शांत माहौल, एकदम समुद्र शांत था, अब आएगा समुद्र में उफानी, ठीक ना। क्या ये क्यों लाए? हाँ, यही लगाने के लिए, यही। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन, इसे कहते हैं व्हाइट मैन कमीशन। इसे क्या कहते हैं? व्हाइट मैन कमीशन। साइमन कमीशन को क्या कहता है? व्हाइट मैन कमीशन। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन क्यों कहते हैं? पहला बात यही है, हाँ, क्योंकि जानते हैं इसमें जितना भी सदस्य था, साइमन कमीशन में जितना भी सदस्य था, 7 सदस्य था। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। और सभी जानते हैं अंग्रेजवे था। अंग्रेजवा तो एकदम पूरा करिया करिया होता है, हाँ, पूरा करिया करिया होना है मेरे तरह, ठीक ना। नहीं, एकदम वो होता है दूध के तरह गोरा गोरा, इसीलिए बोला व्हाइट मैन कमीशन, क्योंकि साथों क्या था? अंग्रेज था। तो बात समझे कि नहीं? क्यों कहा जाता है समझ गए? रटनों का है, जहाँ समझने की बात है वहाँ समझियो लेंगे तनिका। लेकिन मुद्दे की बात क्या जानते हैं? साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1927 में। साइमन कमीशन का गठन 1927। साइमन कमीशन का गठन 1927। साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। कब आया? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। बात समझे? गठन हुआ 1927 में, आया 3 फरवरी 1928 को। लेकिन जैसे आया ना, लगभग सभी दल जो है ना, लगभग सभी दल, मात्र 2 दल छोड़ के सभी ने साइमन कमीशन का विरोध किया। सभी ने साइमन कमीशन का विरोध किया और नारा लगाया, गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक। बात समझे? का नारा लगाया। समझे कि नहीं? बस समझे? यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे बढ़ते। अब वो 2 दल कौन था जानते हैं? जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिस्ट पार्टी। 2 दल जो साइमन कमीशन का समर्थन दिया था, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिस्ट पार्टी। बात समझे? बात समझे कि नहीं? 2 पार्टी जो था साइमन कमीशन का समर्थन किया था, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिस्ट पार्टी। बात समझे? और चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सुनिएगा एक कहानी को। यही साइमन कमीशन के विरोध कर रहा था हमारे लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था लाला लाजपत राय, जिसको लाठी से मार मार के घायल कर दिया था, जिसके हॉस्पिटल में 1 महीना के बाद देहांत हो गया था। बात समझे? मौत हो गया था। सुन लीजिए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, ठीक ना। अगला कहानी यहीं से हम रिएक्ट करके बताते हैं आप लोग को। आप लोग सुने हुए थे भगत सिंह अब बुकटेश्वर 10 को जाकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, और उस समय अध्यक्ष था विट्ठल भाई पटेल। अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई पटेल, ठीक ना। चूँकि वो जो बम फेंका था उसमें किसी को हताहत नहीं हुआ था, कोई घायल नहीं हुआ था, उसका उद्देश्य नहीं था किसी को मारना, ठीक ना। तो इस लाला लाजपत राय को मार के हत्या कर दिया था, ठीक ना। ये कहाँ घटना हुआ था? पंजाब में। अब भगत सिंह भी कहाँ का है? पंजाब का। चूँकि हम बताए थे पंजाब में क्रांतिकारी था इसका चाचा अजीत सिंह। पंजाब में क्रांतिकारी था उसका चाचा अजीत सिंह, ठीक ना। तो अब देखिए उसका बदला लेने के लिए, किसका बदला लेने के लिए? लाला लाजपत राय का हत्या का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या कर दिया। हाँ, सैंडर्स की हत्या कर दिया भगत सिंह। इसी के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को इसको फांसी दिया 1931 में। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का कारण इसको जो है ना फांसी नहीं दिया, सैंडर्स की हत्या के कारण इसको फांसी दिया। बात समझे कि नहीं? आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। ये कहानी था किसका? साइमन कमीशन का। पूरा एकदम इतिहास, भूगोल, नागरिक सब खत्म। अगला टॉपिक है यहाँ सैंडर्स की हत्या। तो सैंडर्स कौन था? लाहौर का पुलिस कप्तान। कौन था? लाहौर का पुलिस कप्तान। मारता है कौन लाठी से? पुलिस वान। लेकिन बोले तू ऑर्डर कौन दिया होगा? कप्तान हुए ना, चल पहले उसी को मारो, ठीक ना। बात समझे? अब कब हुआ क्या था? 1928 में। कब मारा था? 1928 में। तो सैंडर्स की हत्या कब हुआ था? 1928 में। सैंडर्स की हत्या कब हुआ था? 1928 में। किसने किया था? भगत सिंह। किसने किया था? भगत सिंह। किसने किया था? भगत सिंह। सैंडर्स की हत्या किसने किया था? भगत सिंह। कब? 1928 में। कब? 1928 में। कब? 1928 में। आगे बढ़िए।
और यही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था कौन? भगत सिंह और बुकटेश्वर दत्त। बताइए दिए थे 1929 में। कब बम फेंका था? 1900 केंद्रीय असेंबली में। सेंटर मतलब केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था 1929 में। कौन? भगत सिंह और बुकटेश्वर दत्त। अब पर्चा पर क्या लिखा था? मेरा उद्देश्य नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाना, बस अंधेरे कहले लुल्ले बहरे को कानों में आवाज़ पहुंचाना, ठीक ना, जागने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई पटेल। अब देखिए 1928 की घटना हो गया, 1929 की घटना हो गया। सांड की हत्या कब हुआ था? 1928। सांड की हत्या 1928। सांड की हत्या 1928। अब क्वेश्चन पूछ देगा, भगत सिंह को जो फांसी दिया था किस जुर्म में दिया था? सांड की हत्या के जुर्म में। किस जुर्म में दिया था? सांड की हत्या के जुर्म में। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण नहीं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पूर्ण स्वराज। 1929 में 1929 के लाहौर अधिवेशन ने जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था, ठीक ना। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब किया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। बात समझे कि नहीं? और सुनिए, अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक ना। झंडा फहराया था कब? 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग किया लाहौर अधिवेशन ने। और इसी 1929 को 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे मध्यरात्रि को झंडा फहराया था। बात समझे? और फिर एक दिन के बाद 31 दिसंबर को फहराया 1929 को, एक दिन बाद यानी कि 2 जनवरी 1930 को ये फैसला लिया गया कि 26 जनवरी से हम प्रत्येक वर्ष झंडा फहराएंगे। बात समझे? कहानी समझ में आ गया? 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम झंडा फहराएंगे। लेकिन उसका फैसला कब लिया? 2 जनवरी 1930 को। शायद ये बात लिखल नहीं होगा, ठीक ना, आप लोग के बुक में। आगे बढ़ें तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। चलिए, अब आता है डांडी मार्च। अब क्या आता है? डांडी मार्च। तो डांडी मार्च किसने किया था? हो महात्मा गांधी। किसने किया था? महात्मा गांधी, ठीक ना। कब किया था? 12 मार्च 1930 को। डांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। अब यहाँ सुन लीजिए, कहीं कहीं लिखा जाता है गांधी जी 78 समर्थकों के साथ। कितने? 78। और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 79। बात समझे? हम बात समझे कि ना? कहीं कहीं 78 भी मिलेगा, कहीं कहीं 79 भी मिलेगा। दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा। बात समझे? हाँ। अब लेकिन सुनिए, जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में, कांग्रेस की स्थापना हुआ था कब? 1885। तो उस समय 72 को प्रतिनिधि था। कितना था? 72 सदस्य था, ठीक ना। लेकिन महात्मा गांधी के साथ कितना था? 78 या 79। बात समझे कि ना? आगे बढ़े। हाँ, अब चलिए, कहाँ से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से कहाँ जाना था? डांडी। साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में। और डांडी कहाँ है? नवसारी, गुजरात के नवसारी जिला में जाना था। अब कितना किलोमीटर है? सॉरी, ये 241 मील है। कितना मील है? 200। सबर करो, सबर करो, सबर करो, सबर करो। कितना मील है? 241 मील है, ठीक ना। और कहीं कहीं आपको किलोमीटर मिलेगा 222 किलोमीटर। 200 बोल दिए हैं, सॉरी 322 किलोमीटर या 385 किलोमीटर। बात समझे? 322 किलोमीटर या 385 किलोमीटर पूरा शोध करके बता रहे हैं। बात समझे? तो आप लोग किलोमीटर और मील देख लीजिए। मील में 241 मील और किलोमीटर में 322 या 385 किलोमीटर। बात समझे? अब कहीं कहीं 200-400 मील मिल सकता है, तो एक मील का अंतर मायने नहीं रखता है। बात समझे?
जाके तो हाँ साबरमती आश्रम से कहाँ गया था, कहाँ, डांडी। हम इसी जन्म में आप लोग को बताए थे साबरमती आश्रम की स्थापना किया था 1916 में। कब किया था, 1916 में। और गांधी जी 1915 में भारत आया था, 1915 में भारत आया था। आने के साथ अंग्रेजों ने उसको फूल माला पहना दिया था, बोला था केसर ए हिंद की उपाधि दिया था। कौन सी उपाधि, केसर ए हिंद। और इस उपाधि को लौटाया और एक्ट जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन सब हो गया था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये सब लौटा दिया उपाधि। बात समझे कि नहीं, आगे बढ़े, आगे ना। चलिए अब यहाँ हम मॉडर्न हिस्ट्री आज यहीं समाप्त करते हैं। बात समझे, काहे कि मिडिएवल भी लेना है और हिस्ट्रियन भी लेना है, दोनों लेना है, ठीक। यहीं रोकते हैं इसको, आगे निकलिए। चलिए हाँ, एक है बहुत अच्छा है, बुक्का फर्स्ट की वाइफ है गंगा देवी। बुक्का फर्स्ट की वाइफ है गंगा देवी, जो कि बुक्का फर्स्ट मदुरा का विजय किया था। मदुरै तमिलनाडु है, ठीक ना, उसका विजय पाया था, ठीक ना। उसी पे एक किताब लिख दिया था, मदुरै विजय। बस समझे, उसी पे किताब लिखा था। तो सिंपल सा है। तो मदुरै विजय किसने लिखा था, गंगा देवी ने। कौन, बुक्का फर्स्ट की वाइफ, पढ़ी लिखी थी, ठीक ना, समझे। अब पढ़ी लिखी वाइफ को बोलने में थोड़ा सा जो है ना, बताइए। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय का दरबारी संगीतकार था लक्ष्मी नारायण। कौन था, लक्ष्मी नारायण। कृष्णदेवराय का दरबारी संगीतकार कौन है, लक्ष्मी नारायण। कृष्णदेवराय का दरबारी संगीतकार कौन है, लक्ष्मी नारायण। कृष्णदेवराय का दरबारी संगीतकार कौन है, लक्ष्मी नारायण। अगला क्वेश्चन है, संत विद्यारण्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना किया था। तो संगीत सार की रचना कौन किया था, संत विद्यारण्य। कौन किया था, संत विद्यारण्य। संगीत सार की रचना कौन किया था, संत विद्यारण्य। इस संत विद्यारण्य कौन था, हरिहर का इसी से प्रेरणा लेके क्या कहता है, विजयनगर समाज की स्थापना किया था, अगले जन्म में बताए थे। चलिए, लिपाक्षी कला किसका है, विजयनगर समाज की कला कौन है, लिपाक्षी कला। विजयनगर समाज की कला कौन है, लिपाक्षी कला। विजयनगर समाज की कला कौन है, लिपाक्षी कला। ए भाइयों, ये न्यू लूसेंट में जो ना थोड़ा सा एड है, उसी को बता रहे हैं, ठीक ना, समझे। विजयनगर समाज की जो चित्रकला है उसको क्या कहेंगे, लिपाक्षी। क्या कहेंगे, लिपाक्षी कला। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक शैली है यक्षिणी शैली। यक्षिणी शैली का भी संबंध है कहाँ से, विजयनगर समाज से। सिंपल है, यक्षगान जो है ना कहाँ होता है, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक। अब विजयनगर जो है ना उसी के आसपास का क्षेत्र का शासन होता था, इसीलिए आया यक्षिणी शैली। कहाँ का है, विजयनगर समाज से। बताइए, विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का कौन है, वरा। कौन है, वरा। तो अनेक वहाँ का प्रिय पशु क्या हो गया, वरा। बात समझे। विजयनगर समाज का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का क्या हो गया, वरा। क्या हो गया, वरा, स्वर्ण सिक्का। क्या हो गया, वरा। तो वरा स्वर्ण सिक्का को किस काल में प्रसिद्धि मिला, विजयनगर के। किसके, विजयनगर के साम्राज्य में। और सबसे छोटे सिक्के को कहते हैं पैताब। क्या हुआ, सबसे छोटे सिक्के को क्या कहते हैं, पैताब। मतलब सबसे छोटे सिक्के को क्या कहते हैं, पैताब। और चांदी के सबसे छोटे सिक्के को कहते हैं ताज। सोने के सबसे छोटे सिक्के को क्या कहते हैं, पैताब। सोने के सबसे छोटे सिक्के को क्या कहते हैं, पैताब या फनम। पैताब या फनम, पैताब या फनम।
सोने के सबसे छोटे सिक्के को क्या कहते हैं? पैताब या हनम। और चांदी के सबसे छोटे सिक्के को कहते हैं तार। चांदी के सबसे छोटे सिक्के को क्या कहते हैं? तार। चलिए निकलिए, निपट जाइए, विजयनगर से निकलते हैं, विदा लेते हैं। आइए ब्राह्मणी साम्राज्य में, आइए किसमें? ब्राह्मणी साम्राज्य में। चलिए ब्राह्मणी साम्राज्य में आइए। चलिए ब्राह्मणी चलिए ब्राह्मणी वंश का जो संस्थापक था कौन था? हसन गंगू। कौन था? हसन गंगू। कौन था? या जफर खां। हसन गंगू या जफर खां। ये अलाउद्दीन हसन ब्राह्मणी शाह, अलाउद्दीन हसन ब्राह्मणी शाह के उपाधि धारण करके गद्दी पे बैठा। बात समझे? हाँ, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, ब्राह्मणी समाज का संस्थापक हसन गंगू कब? 1347। कब? 1347। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। 3 क्वेश्चन ही पूछेगा, निपट गया, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। इसका नाम याद रखिएगा, अलाउद्दीन हसन ब्राह्मण शाह। तो ब्राह्मण तो ब्राह्मणी वंश हो गया, हसन तो जानिए कि हैं, अलाउद्दीन तो उपाधि लगभग करेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी नाम है? अब ट्रिक से निकाल लेंगे हम। चलिए आगे बढ़िए। लेकिन ये अपनी राजधानी कहाँ बनाया? गुलबर्गा। राजधानी कहाँ बनाया? गुलबर्गा। ये राजधानी कहाँ बनाया? गुलबर्गा। राजधानी कहाँ बनाया? गुलबर्गा। और इसकी भाषा कौन है? मराठी। इसका भाषा कौन है? मराठा। इसका भाषा मराठी। तो कितने क्वेश्चन याद करना है? 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 5। तो देखिए ब्राह्मणी समाज के संस्थापन हसन गंगू 1347 में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन याद करेंगे, राजधानी कहाँ? हाँ, गुलबर्गा। राजधानी गुलबर्गा। राजधानी गुलबर्गा। भाषा मराठी। भाषा मराठी। यानी वर्तमान जो मराठा मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक के आसपास वो क्षेत्र है उसमें ही शासन करता था। और ये जो है ना विजयनगर जो हम पढ़े वो हिंदू राज था, ठीक ना। अब ब्राह्मणी जो है ना वो मुस्लिम राज था। तो वो दोनों में टकराव होते रहता था, हिंदू और मुस्लिम में। बात समझे? समझे ना? विजयनगर हिंदू राज था, अब ब्राह्मणी मुस्लिम राज था, ठीक ना। इसीलिए उधर नाम मिला हिंदू वाला, अब जो नाम मिलेगा मुस्लिम वाला, ठीक ना। अब अजीब अजीब तरीके का नाम मिलेगा। तो तैयार हैं? बात समझे? आगे बढ़े हम। चलिए मेरे, लेकिन देखो मुस्लिम सब था, हाँ, तो ये सब वो ढेरी कुपुत्र सब, ठीक ना। अब पुत्र सब ढेरी, ठीक ना, पाकिस्तानियन सब की तरह। तो अपने समाज को ये भी जो 4 भाग में बांट दिया था। इस शासन जो किया अपने समाज को कितने भाग में बांट के? 4 भाग में। कौन कौन था? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, ठीक ना। लेकिन ज़्यादा रहने के बाद एक को यही फायदा होता है ना, है 2-4 गो लड़को निकल गया, 1-2 गो ना लड़को निकल गया, ठीक ना। कम में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, ठीक ना। एकदम इसको निकलने हैं और उसमें बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, ठीक ना। तो गुलबर्गा हो गया, दौलताबाद हो गया, बरार हो गया और बीदर हो गया। अब ब्राह्मणी समाज अपने प्रांत को 4 भाग में बांट दिया था। कौन कौन? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। बरार और बीदर। बरार और बीदर। अब विजयनगर और ब्राह्मणी समाज के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें कौन हिस्सा नहीं लिया था? बीदर नहीं लिया था। कंफर्म हो? कंफर्म हो? तो चलिए छोड़ देते हैं आप लोग के लिए, कमेंट में जवाब दीजिएगा। जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था उसमें कौन भाग नहीं लिया था? इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। अब अभी पढ़ के मत दे दीजिएगा, देवो कीजिएगा तो हम नहीं सुनेंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, इसका मृत्यु हो गया था 1398 में। इसको याद नहीं रखना, आगे बढ़िए। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह सुल्तान बना। कौन बना? मोहम्मद शाह। इसके मृत्यु के बाद कौन बना? मोहम्मद शाह। आई पहली बार जो ना बारूद का प्रयोग किया, ये पहली बार बारूद का प्रयोग किया। किसके विरुद्ध? बुक्का के विरुद्ध। और वही बुक्का जो कि मदुरै विजय किया था, उसकी पत्नी जो है ना गंगा देवी ने मदुरै विजय पुस्तक लिखा था। मदुरै विजय पुस्तक लिखा था। बात समझा कि नहीं? तो बारूद का पहला प्रयोग कौन किया था? मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। बारूद का प्रथम प्रयोग कौन किया था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। आज देखिए ये ईस्वी है 1398 में क्या हुआ था उसका मृत्यु। तो बात समझे? तो 1300 से 1400 के बीच में किया था बारूद का प्रयोग, ठीक ना। आगे बढ़िए। एक शासक है ताउद्दीन फिरोज शाह।
ताउद्दीन फिरोज शाह, ताउद्दीन। अब याद नहीं कर लीजिएगा फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक नहीं, ये ब्राह्मणी समाज का फिरोज शाह है। ताउद्दीन फिरोज शाह फिरोजाबाद की स्थापना किया। किसका? फिरोजाबाद की स्थापना कौन किया? ताउद्दीन फिरोज शाह। फिरोजाबाद की स्थापना कौन किया? ताउद्दीन फिरोज शाह। हमको मालूम है वहाँ लिखल है ताउद्दीन फिरोज, ऊपर पढ़े क्या लिखल है? मोहम्मद शाह लिखल है ना मोहम्मद, उसका पुत्र का नाम क्या है? मोहम्मद शाह, है ना? समझे बात है? सब बतवा बुक। अब लिखिए अलाउद्दीन हसन ब्राह्मण शाह लिखल है पहला संस्थापक अलाउद्दीन हसन ब्राह्मण शाह। तो ई का हो जाएगा? बा हो जाएगा, कॉमन से तो लगाओ ना। ताउद्दीन फिरोज शाह, फिरोजाबाद की स्थापना ताउद्दीन फिरोज शाह, ताउद्दीन फिरोज शाह। फिरोजाबाद की स्थापना ताउद्दीन फिरोज शाह। आगे बढ़ते हैं। किस नदी के किनारे? भीमा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भीमा नदी के किनारे। अब इसके विषय में सुन लीजिए। ये बहुत विद्वान था, ये बहुत विद्वान था, ये खगोल का बहुत अच्छा जानकार था। इसीलिए जानते हैं ये खगोल के लिए वेधशाला की स्थापना कर दिया था। किसके? वेधशाला की स्थापना किया। ये फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु सभी भाषा का जानकार था, यानी ये पढ़ा लिखा विद्वान आदमी था। इसीलिए ये वेधशाला का स्थापना किया। वेधशाला का स्थापना इसलिए क्या कि अंतरिक्ष के विषय में हम क्या किए? जान सके। बात समझ, अंतरिक्ष के विषय जानकारी के लिए वेधशाला का स्थापना किया था। समझे? तो ये पढ़ल लिखल शासक था। कौन? ताउद्दीन फिरोज शाह। किसकी स्थापना किया? फिरोजाबाद की। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह ब्राह्मणी शाह का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित किया। तो हम पहले ही बता दिए थे ये कैसा शासक है? सब मुस्लिम शासक है। ताउद्दीन फिरोज शाह ये किसको शामिल किया? हिंदुओं को अपने राज्य में किसको शामिल किया? हिंदू कर्मचारी को शामिल किया। बात समझे? हिंदुओं को सबसे ज़्यादा किस ब्राह्मणी शासक ने शामिल किया? जैसे एक क्वेश्चन याद आ रहा है हमको, सबसे ज़्यादा मनसब जो हिंदू मनसब है किसके काल में? औरंगजेब। जबकि सबसे ज़्यादा हिंदुओं का विरोधी कौन था? औरंगजेब। लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू मनसब किसके काल में था? औरंगजेब के काल में। बात समझे? उसी प्रकार अब प्रमुख बंदरगाह कौन है? चोल और दाभोल। चोल और दाभोल। तो बताइए ब्राह्मणी समाज का प्रमुख बंदरगाह कौन? चोल और दाभोल। चोल और दाभोल। आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक और है शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ये राजधानी गुलबर्गा से हटा के बीदर लेके गया। तो गुलबर्गा से बीदर कौन लेके गया? शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। कौन लेके गया? शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। गुलबर्गा से बीदर कौन लेके गया? शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। गुलबर्गा से बीदर कौन लेके गया? शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। गुलबर्गा से बीदर कौन लेके गया? शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। दौलताबाद की फिरोजाबाद की स्थापना किसने किया? ताउद्दीन फिरोज शाह। फिरोजाबाद की स्थापना ताउद्दीन फिरोज शाह। ये कैसा था? ये बहुत विद्वान था, अरबी, फारसी, तेलुगु, तमिल सभी भाषा का जानकार था और खगोल का अच्छा जानकार था, इसलिए वेधशाला की स्थापना करवाया था। ठीक ना? आगे बढ़िए। चलिए, एक है एक नाम एकदम फेमस, याद रखिएगा। अब आता है अगला शासक मोहम्मद थर्ड। कौन आता है? मोहम्मद थर्ड। अब कौन आता है? मोहम्मद थर्ड। चलिए, तो मोहम्मद थर्ड ने जो नाम सुनिए, अंडरलाइन कीजिए इसको, मोहम्मद थर्ड को, मोहम्मद थर्ड को अंडरलाइन कीजिए। तो मोहम्मद थर्ड का जो प्रधानमंत्री था मोहम्मद गवा था। मोहम्मद थर्ड अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? मोहम्मद गवा को। मोहम्मद थर्ड अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? मोहम्मद गवा को। जिसे उपाधि दिया ख्वाजा जहाँ की। कौन सा उपाधि दिया? ख्वाजा जहाँ की। तो ख्वाजा जहाँ की उपाधि किसने धारण किया था? महमूद गवा। कौन? महमूद गवा। कौन? महमूद गवा। तो समझिए इसके विषय में हम इतना फोर्स क्यों डाल रहे हैं? ठीक ना? जैसे अकबर के समय में टोटल मल जो था ना, जो टोटल मल व्यवस्था अकबर को संभाला था, वित्त विभाग एकदम बढ़िया सा, उसी प्रकार जो ना टोटल मल के जो पहले था वो मोहम्मद गवा था। बस समझे? तो यानी कि टोडर मल का पुलगामी हम कह सकते हैं किसको? महमूद गवा को। मोहम्मद गवा या महमूद गवा, उतना मत अंतर समझिएगा आप लोग। ठीक ना?
महमूद गवां, मोहम्मद गवां, ठीक ना। बात समझे कि ना। तो टोडरमल का पुरोगामी किसे कहा जाता है? महमूद गवां को। किसे कहा जाता है? महमूद गवां को। बात समझे। चलिए, अब कौन सी उपाधि धारण किया था? ख्वाजा जहां की। कौन सी उपाधि धारण किया था? ख्वाजा जहां की। कौन सी उपाधि धारण किया था? ख्वाजा जहां की। अब फिर जानते हैं, ज़्यादा आदमी अगर कोई ज़्यादा शिक्षित रहता है, ज़्यादा विद्वान रहता है, कभी कभी राजा के लिए खतरा हो जाता है। जैसे अकबर के समय क्या था, अकबर का जो ना बच्चे से उसको जो कौन पाला पोसा? बैरम खां। अकबर को बच्चे से उसके संरक्षण में ही तो क्या कहे 12 से 13 साल की अवस्था में राजा बना। तो 13 साल की अवस्था में तलवार पकड़ लेगा, कितनों होती रहेगा। तो बैरम खां उसको जो है ना उसके संरक्षण में वो राज किया। लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो सबसे पहले मरवाया किसको? बैरम खां को। बस समझे। क्यों? क्योंकि उसको अकबर को स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले सकता, काहे कि उसको बच्चे से पाला पोसा, उसको ये किया, तो कुछ भी करता तो उससे पूछना पड़ता। बस समझें। तो अपने मन से होने के लिए वो सबसे पहले सोचा हम तभी बढ़िया से काम कर सकते हैं, जब तक इस मेरे आगे रहेगा ये काम नहीं कर सकते। तो बैरम खां को मरवाया। तो उसी प्रकार महमूद गवां जो है ना टोडरमल की जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, बहुत ही फेमस है अकबर के काल में, ठीक ना, आप जानते होंगे। उसी प्रकार टोडरमल से पहले कौन था? महमूद गवां। तो उसको फिर मरवा दिया, मोहम्मद तृतीय में मरवा दिया। प्रधानमंत्री नियुक्त किया यही, अब मरवा भी दिया यही। बस समझेंगे नहीं। तो चलिए आगे बढ़ें ना। चलिए आगे बढ़ें। अब महमूद गवां के पत्रों का संग्रह जो कहलाता है रियाजुल। क्या कहलाता है? रियाजुल। महमूद गवां के पत्रों के संग्रह को क्या कहते हैं? रियाजुल। महमूद गवां के पत्रों के संग्रह को क्या कहते हैं? रियाजुल। महमूद गवां के पत्रों के संग्रह को क्या कहते हैं? रियाजुल। क्या कहते हैं? रियाजुल। क्या कहते हैं? रियाजुल। और ये एक जो है ना महाविद्यालय भी स्थापित किया था। चलिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही हम आप लोग को रटवा रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए, एक रूसी यात्री है निकितन। तो रूसी यात्री निकितन किसके शासनकाल में आया था? ब्राह्मणी समाज। किसके शासनकाल में आया था? ब्राह्मणी समाज के शासनकाल में आया था, ठीक ना। ब्राह्मणी समाज के शासनकाल में। तो किसके? मोहम्मद थर्ड। यही मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में आया था रूसी यात्री निकितन। तो मोहम्मद थर्ड को क्यों याद रखें? मोहम्मद थर्ड को हम क्यों याद रखें? इसका याद रखने के लिए मात्र मेरे पास 2 रीजन है। एक महान आदमी था, टोडरमल का पुरोगामी था, कौन? महमूद गवां, ठीक ना, उसका प्रधानमंत्री था इसके काल में। और एक रूसी यात्री निकितन था। इस दोनों की वजह से हमको इसके बारे में याद रखना होगा। किसके बारे में? मोहम्मद थर्ड के बारे में। मोहम्मद थर्ड के बारे में। बात समझे कि नहीं? मोहम्मद थर्ड को क्यों याद रखेंगे? क्योंकि महमूद गवां मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में आया, ठीक ना। रूसी यात्री निकितन मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में है। बात समझें। चलिए आगे बढ़िए। कलीम उल्लाह ब्राह्मणी वंश का अंतिम शासक था। 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 यहाँ ब्राह्मणी समाज का मोटा मोटी बात क्या हो गया? निपटारा हुआ। बस मतलब जो है ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ब्राह्मणी समाज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से जो क्वेश्चन जो पूछता है ना ब्राह्मणी समाज से, वही क्वेश्चन वहाँ पूछता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा, जानते एकदम ईजी। महमूद गवां किस वंश से है? तो वंश से पूछ देगा। ब्राह्मणी वंश, विजयनगर, क्या कहते हैं, मुगल, तुगलक, ऐसे पूछ देगा। अब पढ़ लिए एकदम अंदर महमूद थर्ड, अगले दिन पूछ दिया क्या? ब्राह्मणी वंश। बस समझे। उस समय जानबे कहते जैसे दिमाग में बैठेगा तो आधा दिमाग खत्म हो जाएगा। आपका जितना दिमाग है ना उसका आधा दिमाग काम करना बंद, नेटवर्क खत्म। न जियो का पकड़ेगा, न एयरटेल के पकड़ेगा, कोई नहीं पकड़ेगा, ठीक ना। हाँ, कोई नेटवर्क ना, आधा नेटवर्क खत्म, ठीक ना। बात समझे। तो इसीलिए वहाँ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं काम करता है। चलिए अब आइए वो डाटा है उसको रट लेते हैं। तो इसी के शासनकाल में ब्राह्मणी साम्राज्य ने 5 भागों में विभाजित हो गया। कितना? 5 भागों में विभाजित हो गया, ठीक ना। तो चलिए, एक है आदिल शाह,
एक वंश का स्थापना हुआ बीजापुर में, आदिल शाही वंश, बीजापुर में आदिल शाही। तो नाम संस्थापक कौन है? यूसुफ आदिल शाह। संस्थापक कौन है? यूसुफ आदिल शाह। कहाँ? गोल गुम्बज। कहाँ स्थापना किया? गोल गुम्बज में। नहीं लिखल है वहाँ नहीं लिखल है। बीजापुर ने, बीजापुर कहाँ है? गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर नहीं जानते हैं। गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर। इसीलिए वहाँ कनेक्ट कर दिए तनिका, बात समझे? हाँ, तो या आदिल शाही वंश का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाही वंश का संस्थापक, आदिल शाही वंश का संस्थापक, आदिल शाही वंश का संस्थापक कहाँ? बीजापुर में। कहाँ? बीजापुर में। निजाम शाही मलिक अहमद, निजाम शाही मलिक अहमद। तो नाम क्या है? मलिक अहमद। अहमदनगर कहाँ हुआ? अहमदनगर ने। कहाँ स्थापना हुआ? अहमदनगर ने। निजाम शाही मलिक अहमद, निजाम शाही मलिक अहमद। इसका राज क्षेत्र कहाँ है? अहमदनगर। इसका राज क्षेत्र कहाँ है? अहमदनगर। अब है इमाद शाही, अब है इमाद शाही, फतेहुल्लाह इमाद शाह, फतेहुल्लाह इमाद शाह। कहाँ? बरार। बरार में कौन सा वंश? इमाद शाही वंश। बरार में कौन सा वंश? इमाद शाही वंश। बरार में कौन सा वंश? इमाद शाही। फतेहुल्लाह इमाद शाह। इमाद शाह नहीं बोलेंगे काहे कि नाम में टाइटिले में है, ठीक ना? इमाद शाही फतेहुल्लाह, फतेहुल्लाह इमाद शाही, फतेहुल्लाह इमाद शाही, 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 इमाद शाही। कहाँ? बरार। कहाँ? बरार। कहाँ? बरार। कहाँ? बरार। कहाँ? बरार। चलिए अगला है गोलकुंडा में कुतुब शाही। गोलकुंडा में कुतुब शाही। कौन? कुतुब शाह। कुतुब शाह। अरे कुली कुतुब शाह, कुतुब शाह जो बोलो, बस समझिए, भावनाओं को समझो। गोलकुंडा कुतुब शाही। कौन? कुली कुतुब शाह। ठीक, अब वहाँ सा लिखल है ना। गोलकुंडा 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 कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा कुली कुतुब शाह। अब एगो बीदर, बीदर शाही, बीदर, बीदर शाही, अमीर अली बीदर, अमीर अली बीदर, अमीर अली बीदर, अमीर अली बीदर। बीदर बरीद लिखा है, बीदर। यहाँ बीदर लिखा है, वहाँ बरीद लिख दिया है, तो दोनों को पढ़िए बीदर, दोनों को पढ़िए बीदर। लिखा है ना, बीदर ही पढ़ना है, ठीक ना? काहे कि वहाँ देखिए नाम टाइटल क्या है? बीदर, तो वहाँ टाइटलो रहेगा कौन सी? बीदरे। बात समझे? हो गया। चलिए अब यहाँ से इसको समाप्त करते हैं, इसको समाप्त करते हैं। अब कौन? चलिए पहले बायोलॉजी में, बहुत दिन से बायोलॉजी नहीं हुआ, समय बचेगा तब हम लोग आएंगे आधुनिक भारत, नहीं सॉरी प्राचीन भारत। अब बोतलवा दो ना पनिया का। अब बायोलॉजी को जो ना आराम आराम से रटवाएंगे, एकदम रिलैक्स मूड में। चलिए अब आते हैं हम लोग बायोलॉजी की ओर। कहाँ तक हुआ था बबुआ सब रे? अरे कोशिका तक हो गया था? नहीं, यूकैरियोटिक कोशिका तक हुआ। अच्छा यूकैरियोटिक तक। चलिए आइए तब डटवा होगा ना। प्रोकैरियोटिक वह यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर। पहुंच गए आप लोग? पहुंच गए ना? चलिए आइए देखिए प्रोकैरियोटिक को जो कोशिका भित्ति है, प्रोकैरियोटिक का जो कोशिका भित्ति है, एकदम ध्यान से वहाँ तो डाटा है ये है। प्रोकैरियोटिक का जो कोशिका भित्ति है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, ठीक ना? प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। किसका बना होता है बबुआ? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, ठीक ना? प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। किसका बना होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति कौन सी का बना होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग से जनता जनार्दन से हम पूछ लेते हैं, ठीक ना? कोशिका भित्ति जंतु में पाया जाता है या पादप में पाया जाता है? किसमें? पादप। भित्ति मतलब दीवार,
दीवार का जरूरत है किसको? पेड़ को। काय को अस्थिर रहेगा ना, हम लोग दीवार हैं, हाँ हम लोग तो घुमंतु भोटिया है ना, हाँ दीवार इज इक्वल टू जेल। और जेल किसको पसंद है? किसी को नहीं। असमझे किसी को नहीं। तो कोशिका भित्ति, कोशिका प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति बना होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। किसका बना होता है भैया? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। जबकि यूकैरियोटिक का कोशिका भित्ति बना होता है, यूकैरियोटिक का सेलुलोज। यूकैरियोटिक का कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज। किसका? सेलुलोज। किसका? सेलुलोज का। किसका बना होता है? याद हुआ? आराम से याद करेंगे। फिर से एक बार बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति कौन सी का बना होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। हाँ यूकैरियोटिक का कोशिका भित्ति एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गया, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। तो बोल बोलिएगा नहीं पूछे। चलिए, जितना भी कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका भित्ति हो गया, जितना भी बड़े कोशिकांग है, जितना भी बड़े कोशिकांग है, ठीक ना, सभी अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में। सभी अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में। सभी अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में। बात समझे? जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, इसे ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। क्या है? अनुपस्थित है। ये क्या होता है? अनुपस्थित होगा। बात समझे? लाइसोसोम क्या होगा? अनुपस्थित होगा। एक बार देख लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको अनुपस्थित होगा। गोल्जी का अनुपस्थित होगा। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगा। सब किसमें अनुपस्थित होगा? प्रोकैरियोटिक में। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। ये सब क्या होगा? अनुपस्थित होगा। ठीक ना। केंद्रिका क्या होगा? अनुपस्थित होगा। सेंट्रोयोल क्या होगा? अनुपस्थित होगा। बात समझे? यानी कि आप ऐसे याद रखिएगा, जितना भी बड़े कोशिकांग है सभी प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? अनुपस्थित होगा। बात समझे कि नहीं? बात समझे? क्योंकि ये हमने बताए थे प्रोकैरियोटिक एकदम बहुत होता है, जीवाणु की तरह होता है। आर्की बैक्टीरिया सब आता है प्रोकैरियोटिक में, नहीं बताए थे? तो ये सब किसका बना होता है? तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया ये सब बड़ा होता है, ऊर्जा का पावर हो सकता है। लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, ये सब नहीं पाया जाएगा। लाइसोसोम होगा, ये सब नहीं पाया जाएगा। ये सब कहाँ पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में। ये सब कहाँ पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में। ठीक ना। आगे बढ़े बबुआ रे। तो एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, कशाभिका। क्या? कशाभिका। प्रोकैरियोटिक में एक तंतु होगा। कशाभिका प्रोकैरियोटिक में एक तंतु का बना होगा, और लेकिन यूकैरियोटिक में 11 तंतु का बना होगा। बात समझे? प्रोकैरियोटिक का कशाभिका एक तंतु का होता है। प्रोकैरियोटिक का कशाभिका एक तंतु का होता है। यूकैरियोटिक का कशाभिका 11 तंतु का होता है। बात समझे? चलिए आगे बढ़िए। तो बताइए, एक क्वेश्चन पूछते हैं, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होता है? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होता है? नहीं, बहुत छोटा होता है, केंद्रक नहीं होता है। ठीक ना। और क्या यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है? हाँ, ये बड़ा होता है तो होता है। सेंट्रियोल होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है। ऐसे नहीं है। जब सेंटरे केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलता है? सेंटर। तो सेंटर से क्या बना? सेंट्रियोल। जब केंद्रक है ना, तो सेंट्रियोल कहाँ से? बस सेंटर से बना सेंट्रियोल। समझे ना? सेंटर तो सेंट्रियोल भी नहीं। लॉजिक से याद करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो अति इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए, हो उठाइए हथियार अपना। श्वसन। प्रोकैरियोटिक में जो श्वसन होता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। प्रोकैरियोटिक में जो श्वसन होता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। प्रोकैरियोटिक में जो श्वसन होता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। प्रोकैरियोटिक में जो श्वसन होता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। प्रोकैरियोटिक में जो श्वसन होता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। लेकिन यूकैरियोटिक में जो श्वसन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोकैरियोटिक में कहाँ? प्लाज्मा में। अच्छा लग रहा है ना? प्लाज्मा में। कहाँ? प्लाज्मा में। चलिए, आया था ना? आया था ना? चलिए बोलिए। अब पता हो गया ना? चलिए बताइए, फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक में श्वसन कहाँ हो? प्लाज्मा झिल्ली है।
और यूकैरियोटिक में कहाँ हो, माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहता है, ऊर्जा का पावर हाउस। अब देखिए रामदेव बाबा पढ़ा नहीं है बायोलॉजी को, लेकिन ई बतिया को पकड़ लिया हम लोग के तरह, और हम लोग सभी महाविद्वान कोई बता दिया उसको जाके। जानते हैं गुरुजी, माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए यहाँ क्या कहता है, श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ, प्रोकैरियोटिक। हम लोग बड़ा जीव में यूकैरियोटिक में, बड़ा जीव में यूकैरियोटिक। अब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, हम क्या पढ़ा रहे हैं, कोशिका नहीं पढ़ा रहे हैं। कोशिका सबसे छोटी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। सुनिए ना, पहले कहानियाँ सुनिए ना, ठीक ना। कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई, और उसी में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि किसके लिए जाना जाता है, श्वसन के लिए। तो कहता है तो रामदेव बाबा क्या कहता है, सांस लो और सांस छोड़ो, माइटोकॉन्ड्रिया खुश रहेगा तो तुमको पावर हाउस मिलते रहेगा, ऊर्जा का पावर हाउस, ऊर्जा मिलते रहेगा। तो इसीलिए कहता है सांस अंदर लो और बाहर करो। जितना सांस माइटोकॉन्ड्रिया का काम करने कम देगा उतना फायदा रहेगा, इसीलिए योगा करवाता है। तो बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया कम थकेगा तो ज़्यादा ही चलेगा, बस समझे। इसीलिए बाबा रामदेव कहता है सांस अंदर लो बाहर फेंको। देखो कहाँ से पकड़ लिया वो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, श्वसन का काम है ना, काम है। तो श्वसन, इसीलिए रामदेव बाबा कहता है श्वसन, सांस अंदर लो और बाहर फेंको। अब माइटोकॉन्ड्रिया खुश रहेगा तो तुमको ऊर्जा का मिलते रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। गजब। चलिए आगे बढ़िए। ये एगो क्वेश्चन हो गया। तो हम अभी तक 2 क्वेश्चन इस डाटा में रटवाएं आपको। 2 क्वेश्चन क्या क्या, पहला हम बताएं कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक, आप घर में पढ़िएगा नहीं इसको तो दांत ही लग जाएगा। नानी भी याद आएगा बीच में, दादी भी याद आएगा इसको रटने में। अभी कितना आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो हाँ, तो प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति कौन सी का, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोकैरियोटिक का प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यूकैरियोटिक का सेलुलोज। ओके, अब आगे पढ़िए। प्रोकैरियोटिक का श्वसन प्लाज्मा झिल्ली, और यूकैरियोटिक का माइटोकॉन्ड्रिया। ओके हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अब आइए प्रकाश संश्लेषण। तो प्रोकैरियोटिक का प्रकाश संश्लेषण थायराइड में होता है। प्रोकैरियोटिक का प्रकाश संश्लेषण थायराइड में होता है। प्रोकैरियोटिक का प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइट, हाँ, थाइलेकाइट में होता है। प्रोकैरियोटिक का प्रकाश संश्लेषण 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 थाइलेकाइट में होता है। और सिंपल सा है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक में का क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट। यूकैरियोटिक में कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट। यूकैरियोटिक में कहाँ होगा, और प्रोकैरियोटिक में कहाँ होगा, थाइलेकाइट। कहाँ होगा, थाइलेकाइट। देखिए डाटा कितना है, लेकिन काम का कितना है, 3 गो। काम का कितना है, 3 गो। बात समझे। अब पढ़ना है सब, लेकिन काम का है 3 गो। यहीं से क्वेश्चन फंसाएगा। और प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री होता है, और यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री, समसूत्री सब होता है। चलिए ये डाटा हो गया, ये डाटा हो गया ना। चलिए हाँ जी, हाँ इसको भी पढ़िए लीजिए। हाँ, राइबोसोम जो है ना, प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का होता है, और यूकैरियोटिक में 80S पर, इसका यूनिट है, राइबोसोम का यूनिट है, ठीक ना। 70S प्रकार का, और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का होता है। ये डाटा रखने वाला है। चलिए ये डाटा हो गया कंप्लीट आपका। आगे बढ़े बबुआ। हाँ चलिए, अब कोशिका के प्रमुख अंग, कोशिका के प्रमुख अंग, कोशिका के प्रमुख अंग, कोशिका के प्रमुख अंग। चलिए कोशिका भित्ति, अभी हम पढ़े ना कोशिका भित्ति। हाँ, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है बबुआ हो। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ए बबुआ क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 4 निम्न में से कौन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये नहीं पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। पूछेगा निम्न में से कौन पादप कोशिका में, सॉरी जंतु कोशिका में नहीं पाया, निम्न में से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो पहला नाम याद रखना है कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में।
तो पादप कोशिका में बना पाया जाता है। तो कौन चीज़ का बना होगा? सेलुलोज का। तो एक बात याद रखिएगा, अगर कहीं पादप आ जाए, अब कुछ सुनिए ना, वहाँ नहीं मिलेगा ना, कहीं आ जाए क्या? पादप, कहीं आ जाए पादप। अब पूछ दे किसका बना होता है, वो कभी पढ़े नहीं है, ऐसा प्रतीत हो ये है पादप। ये क्या है? पादप। तो मारिएगा तुक्का सेल्यूलोज। क्या मारिएगा तुक्का? अब उसके बारे में आप जानिए रहे हैं। अब ऑप्शन में है क्या? सेल्यूलोज बनेगा। फलना किसका बना होता है, उसका नाम नहीं सुने, लेकिन लगता है ये है कुछ कोई पादप उदप है, तो मारिएगा क्या? तुक्का सेल्यूलोज। बस समझे? सेल्यूलोज। पादप बना होगा किसका? सेल्यूलोज का, ठीक ना। तो कोशिका भित्ति बना होगा किसका? सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। अब देखिए कोशिका को, इसका काम क्या है? भित्ति है। ए बबुआ, जो भित्ति होता है, जो आपका घर का दीवार होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है? एकदम सीधा होता है, उसका आकार निश्चित होता है। बात समझिए? तो इसका क्या है? और दीवार का काम क्या है? सहारा देना। छत को क्या करना? सहारा देना। दीवार का काम क्या है? छत को सहारा देना। तो उसी प्रकार इसकी आकृति, निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में सहायता होता है। तो कोशिका भित्ति का काम क्या है? पौधा को सीधा खड़ा रखना और उसका आकार को सीमित रखना। बात समझें? आगे बढ़ें। हाँ, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। जीवाणु के कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। चलिए, पेप्टिडोग्लाइकेन। जीवाणु के कोशिका भित्ति बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन याद रखें ना, पेप्टिडोग्लाइकेन बना। पेप्टिडोग्लाइकेन। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन। जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन। जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन। याद हुआ? हाँ, जीवाणु कोशिका भित्ति है, ऑप्शन में मार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब आइए कोशिका झिल्ली। अब देखिए एक बात बताइए, सुनिए पहले, कोशिका क्या है? झिल्ली। झिल्ली मतलब क्या होगा? झलझला के दिखाई देगा, पूरा नहीं दिखाई देगा। जैसे गमछी है तो पूरा नहीं दिखाई देगा, इससे हल्का झलझला के दिखाई देगा। तो इसका मतलब कोशिका झिल्ली है। इसका काम होगा कुछ पदार्थ इसमें आएगा और कुछ पदार्थ इसमें जाएगा, सब नहीं आ जाएगा। जैसे चलनी नहीं, बात सही बोले, कोशिका झिल्ली। कोशिका की सभी अवयव एक पतली झिल्ली से घिरा होता है। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये अर्धपरागम झिल्ली होता है। क्या होता है? रुक गया था क्या? हाँ, किसका था? अर्धपरागम झिल्ली होता है। ये क्या होता है? अर्धपरागम मतलब कुछ पदार्थ आएगा, कुछ पदार्थ जाएगा, यानी कि सब नहीं आ पाएगा। अर्धपरागम झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। जैसे गेट कीपर, समझिए, बड़ा मज़ेदार बात है भाई, मर्दे। कोशिका झिल्ली एक गार्ड के तरह काम करता है। गार्ड क्या करेगा? दरवाजा पर कौन आएगा कौन जाएगा इसका निर्धारण करना। बात समझे? जो मन सो नहीं घुस जाएगा। हाँ, कौन आएगा कौन जाएगा। अर्धपरागम झिल्ली कुछ को आने देगा, कुछ को जाने देगा, सभी को नहीं। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? अर्धपरागम। कुछ पदार्थ को आने देती है, कुछ पदार्थ को जाने देती है, यानी कि काम करता है गार्ड के तरह, काम करता है चलनी के तरह। जैसे सब अटवा को नहीं जाने, मोटा है तो इधर जाओ, मोटा है तो तुम इधर मत गिर, ठीक ना, चलनी के तरह काम करेगा।
समझे, कोशिका झिल्ली से मेम्ब्रेन। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड की, कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड की, कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड की। और जीवाणु की कोशिका बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक। और कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड की, कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड की, कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड की। अगर प्रोटीन कहीं मिल जाए, लिपिड ना मिले ऑप्शन में, अब प्रोटीन मिल जाए तो क्या मार दीजिएगा, प्रोटीन, क्या मार दीजिएगा, प्रोटीन, ठीक ना। और यह लिपिड फास्फोग्लिसराइड से बने होते हैं, ये लिपिड बना होता है फास्फोग्लिसराइड, फास्फोग्लिसराइड, फास्फोग्लिसराइड। लिपिड बना होता है फास्फोग्लिसराइड, फास्फोग्लिसराइड। लिपिड बना होता है फास्फोग्लिसराइड। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, यहाँ देखिए आगे लिख दिया है कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए बताएं कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कोशिका झिल्ली में पाया जाता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लेकिन बोल देगा कोशिका झिल्ली बना होता है किसका, लिपिड का। और लिपिड किसका, फास्फोग्लिसराइड, फास्फोग्लिसराइड, फास्फो लिपिड किसका बना होता है, फास्फो बना नहीं, मतलब उसमें लिपिड में पाया जाता है फास्फोग्लिसराइड। बात समझे, ओके हो गया। तो इसमें देखिए उतना नहीं सोचना है, बस सिंपल सा देखिए कोशिका झिल्ली क्या होता है, अर्धपरागम, कुछ को आने देगा कुछ को जाने देगा, सभी को नहीं। ये बना होता है किसका, लिपिड का। ये किसका बना होता है, लिपिड का। और वो नहीं पूछेगा इसमें मुख्य घटक क्या है, तो बोल दीजिएगा नहीं, वो नहीं पूछेगा, फास्फोग्लिसराइड, ऐसे नॉलेज के लिए, ठीक ना। और इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। बस समझे, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कोशिका झिल्ली का काम क्या है। कोशिका झिल्ली का काम है गार्ड वाला, कुछ पदार्थ को आने देगा कुछ को जाने देगा, इसलिए इसे कहते हैं अर्धपरागम झिल्ली। ये किसका बना होता है, लिपिड का, बस काम हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो रहबे करेगा, शरीर का निर्माण ही हुआ है सब, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होबे करेगा। चलिए अब कोशिका झिल्ली का पता लगाया सिंगल और निकोलसन ने। किसने पता लगाया, सिंगल और निकोलसन ने। कोशिका झिल्ली का नमूना किसने दिया, सिंगल और निकोलसन। किसने, सिंगल और निकोलसन। बस इतने का, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए बबुआ। देखिएगा बायोलॉजी को हम आप इतना आसान कर देंगे ना, तो आप सोचिए ना होंगे इतना हार्ड चीज़ है जो है ना, इतना आसान होगा बायोलॉजी। चलिए अब आते हैं तायकाय सेंट्रोसोम, तायकाय सेंट्रोसोम, तायकाय सेंट्रोसोम। ये पूछता है सबसे पहले इसका खोज किसने किया, बोबेरी, 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 बोबेरी। कौन खोजा, बोबेरी। तायकाय का खोज बोबेरी, तायकाय का खोज बोबेरी, तायकाय का खोज बोबेरी, तायकाय का खोज बोबेरी। और ये किसमें पाया जाता है, केवल जंतु। रुकिए, अब क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन पादप कोशिका में पाया जाता है, नहीं पाया पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तायकाय सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, देखो एकदम सिंपल सा ट्रिक है, बता दें। हंसने नहीं है कोई। तायकाय मतलब नाम क्या है, इंग्लिश नाम क्या है, सेंट्रोसोम। तो सेंटर किस में होता है, नाभि किस में होता है, पौधवा में नाभि होता है। हम लोग का नाभि क्या है, सेंटर है ना। हाँ, नाभि क्या है, सेंटर, ठीक ना, हाइट का ऊपर नीचे, ठीक ना। तो सेंट्रोसोम कहाँ, पादप सॉरी जंतु में नाभि होता है कहाँ, तायकाय इंग्लिश का है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मतलब सेंटर, सेंटर मतलब नाभि। नाभि किस में होता है, जंतु में होता है। जितना भी हम लोग जंतु है ना, देखिए गाय भैंस में भी होता है नाभि, होता है ना, तो हो गया, काय उतना याद रखेंगे। बस समझे कि नहीं। जुगाड़ टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी। हाँ, तो तायकाय का खोज कौन क्या है, बोबेरी। तायकाय का खोज कौन क्या है, बोबेरी। तायकाय का खोज कौन क्या है, बोबेरी। तायकाय का खोज कौन क्या है, बोबेरी, ठीक ना। अब देखिए तायकाय में एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। तो इसका इंग्लिश नाम क्या है, सेंट्रोसोम। तो इसी से बना क्या, सेंट्रोसोम से बना सेंट्रियोल। क्या बना, सेंट्रियोल। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा बबुआ हो, सेंट्रियोल किसमें पाया जाता है, तो तायकाय में। सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है, तायकाय में। सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है, तायकाय में। ये समश्रुति विभाजन होता है ना, तो ध्रुव का काम करता है। समश्रुति विभाजन में ध्रुव का काम कौन करता है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कौन करता है, सेंट्रियोल। समश्रुति विभाजन में ध्रुव का काम कौन करता है। अब समझिए
नाम क्या है, यह जुगाड़ से याद रखेंगे। इसको भी कैसे याद रखेंगे, समसूत्री। सम मतलब क्या होता है, बराबर। तो बराबर भाग में जो बटेगा तो वो क्या होगा, सेंटर होगा। जो बराबर भाग में बटेगा उसको क्या कहेंगे, तो समसूत्री विभाजन। कहाँ, सेंट्रोसोम में। समसूत्री विभाजन कहाँ होगा, सेंट्रोसोम में। का सम मतलब बराबर भाग में बटा, जहाँ बराबर भाग में बटता है उसको क्या कहते हैं, सेंटर। जैसे मैथ में पढ़ते हैं केंद्रक, केंद्र से परिधि के केंद्रक से जो परिधि है उसके बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है ना, यानी क्या हो गया, केंद्रक हो गया। तो समसूत्री विभाजन सम मतलब बराबर, बराबर हो गया तो कहाँ हुआ, सेंटर में हुआ। तो सेंट्रियोल, सेंटर में हुआ तो सेंट्रियोल। मैथ से फायदा निकालें कहाँ, बायोलॉजी में। बात समझें, आगे बढ़ें। हाँ चलिए, अब है अंतःपर्दपी जालिका। अंतःपर्दपी जालिका समझिए, हम इसमें पूरा न बताएंगे, बस 1 मिनट आपका टाइम लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अंतःपर्दपी जालिका, अंतःपर्दपी, बंद कर दीजिए किताबों को, बंद कर दीजिए। हाई प्रवचन सुनिएगा श्री 108 का, ठीक ना। अंतःपर्दपी जालिका समझिए, अंतःपर्दपी जालिका जो है ना 2 प्रकार, इसमें 2 प्रकार की रचना होती है, ठीक ना। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होता है खुरदरी, एक होता है चिकनी। एक होता है खुरदरी, एक होगा चिकनी। एक बात बताइए, चिकनी रहेगा तो क्या रहेगा, आप लोग फिसल जाइएगा, सब जगह फिसल जाता है, हाँ, आदमियों फिसल जाता है चिकना पर, ठीक ना। तो लेकिन जो खुरदरी होगा तो वहाँ मतलब फंसेगा, खुरदरी पर क्या होगा, फंसेगा। तो जो खुरदरी अंतःपर्दपी जालिका होती है उस पर राइबोसोम फंस जाता है, उससे राइबोसोम फंस जाता है। तो राइबोसोम पूछता है क्वेश्चन, राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, खुरदरी अंतःपर्दपी जालिका। राइबोसोम यहीं पाया, अंतःपर्दपी जालिका में ही कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो वो जो प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम है, ये अंतःपर्दपी जालिका में पाया जाता है। अंतःपर्दपी की चिकनी की खुरदरी में, खुरदरी के भाग में फंसेगा, खुरदरी के भाग में दाना दाना रहेगा, बस समझे। चिकनी में तो उस फिसल जाएगा, बस समझे कि नहीं। और खुरदरी में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। चलिए यहीं आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दें। जय हिंद, जय भारत। बेल बटन को दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए।